Assalamualaikum, dear students. Today's lecture we will be discuss damped oscillations by Asad Khan. Oscillation, resonance, ठीक है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन की टाइप्स, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस, ऑलमोस्ट रेजोनेटर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बॉडी की मोशन के ऑसिलेशन के अगेंस्ट एक्ट कर रही हो, तो सच फोर्स इज नेम्ड एज डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन are not negligible, then the amplitude of oscillation will reduce with respect to time. When the amplitude of the oscillator is reduced with time, such type of oscillations are named as damped oscillations. Okay. For example, in figure you can see that the amplitude of the oscillator maximum at initial point, then with respect to time it is reduces. Okay. Such type of oscillations are named as damped oscillations. And you can see that in figure that uh, amplitude is reduces of the oscillator and the oscillator is attaining its initial position. Initial position means equilibrium position in which the amplitude of the oscillator is minimum, and we can say that equilibrium में जब भी amplitude मतलब oscillator होता है तो उसका amplitude क्या होता है, जीरो होता है, मतलब वो oscillate नहीं कर रहा होता अपनी mean position के to and fro. So such oscillation in which any dissipative forces are acting and the amplitude of the oscillator is reducing are named as damped oscillations. Okay, so damped oscillation, under damped oscillation. ठीक है, damped oscillation. अच्छा बच्चे, डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैंने आपको क्या बताया कि डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, बॉडी की ऑसिलेशन जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा था, कम हो रहा। तो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन किन्हें कहते हैं? ऐसी ऑसिलेशंस जिनमें बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से डिफरेंट। सिंपली आपके पास कंडीशन है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं? जिनमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, बॉडी सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करती रहती है। such type of oscillations are named as undamped oscillations. Okay, but here when the oscillation is different from undamped case, such type of oscillations are named as underdamped simply. But there are two basic phenomena. First one is the overdamped and the second one is the critically damped. The system, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में बच्चों सिस्टम ने इक्विलिब्रियम में तो वापस आना ही आना है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो होना है। ठीक है, लेकिन सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विदाउट ऑसिलेटिंग, मतलब लार्जर वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग टू रिटर्न द इक्विलिब्रियम स्लोअर, मतलब डैम्पिंग लार्जर है बट बॉडी जो है वो स्लोअरली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आती है। बट क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन में डैम्पिंग लार्जर है बट इसमें बॉडी जो है वो जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस आ जाती है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन? दैट इज both have the same phenomenon. In both cases the oscillation is reducing rapidly, but in critically damped oscillation, oscillator comes to an equilibrium in quickly, but in overdamped oscillation, oscillator comes to an equilibrium slowly. In graph, blue line is showing the overdamped oscillation and the orange line is showing the critically damped oscillation. Okay. अच्छा बच्चे पूछो कि डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में क्या डिफरेंस है? डैम्प्ड में ऐसी ऑसिलेशन जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है और बॉडी की एम्पलीट्यूड क्या हो रही होती है, कम हो रही है। yes, ठीक है, और अनडैम्प्ड किसे कहते हैं? ऐसी ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग नहीं हो रही होती, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उसे हम क्या कहते हैं? अनडैम्प्ड। ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड ऐसी ऑसिलेशन है जो बेसिकली है तो डैम्प्ड, बट उसे हम कहते हैं कि ऐसी ऑसिलेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेटर की वो अनडैम्प्ड केस से डिफरेंट है, तो सिंपली हम उसे अंडर डैम्प्ड। ठीक है, द लार्जर द डैम्पिंग
the more difficult it to assign a frequency of oscillation. ठीक है, जितनी डैम्पिंग ज्यादा होगी उतने डिफिकल्ट होगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की मेजर करना. In damped oscillation there is a relation between energy and amplitude. Energy will be directly proportional to the square of amplitude. So graphically both are shown. And if आपसे कोई पूछता है कि what is the relation between energy and amplitude in damped oscillation, then we can say that the energy is directly proportional to the amplitude of square in damped oscillations. Okay. Next आपके पास है quality factor and its significance. Damped oscillation में बच्चे amplitude कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि एनर्जी लॉस हो रही है. ठीक है, एम्पलीट्यूड जब कम हो रहा है उसकी वाइब्रेशन कम हो रही है, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस आ रही है, बॉडी की मोशन रुक रही है. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ मोशंस इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, कैन से दैट डैम्प्ड ऑसिलेशन द एनर्जी लॉस्ट, सो द एनर्जी लॉस रेट ऑफ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर is conventionally characterized in term of parameter. Such parameter is named as quality factor. ठीक है, जो एनर्जी लॉस होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, उससे हम जिस पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं, जिस पैरामीटर से हम डिस्कस करते हैं, दैट पैरामीटर इज नेम्ड एज quality factor and represented by the capital Q. And quality factor is defined as 2 pi times, मतलब 2 pi times the ratio of energy, जो रेशियो एनर्जी की, एनर्जी को रिप्रेजेंट करें E, store in the oscillator to the energy lost per period. ठीक है, मतलब 2 पाई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो से, और रेशियो किसकी है, टोटल एनर्जी जो स्टोर है सिस्टम में, डिवाइडेड बाय दैट एनर्जी विच इज लॉस्ट पर टाइम पीरियड. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्वेश्चन 1.23 में, Q इज इक्वल टू 2 पाई E ओवर पी टी. ठीक है, P is the power dissipated, T is the time period, okay, and the quantity tau is called relaxation time. ठीक है, इक्वेशन 1.23 अगर आप देखें बच्चे, यहाँ पे 2 पाई E ओवर P ओवर T विल बी इक्वल टू ओमेगा टा. ओमेगा किस तरह है, ओमेगा आपके पास इक्वल होता है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, F किस इक्वल होता है 1 ओवर T. तो 2 पाई ओवर T की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा. ओके, और E ओवर P जो है वो इक्वल किस चीज के है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टॉ कहते हैं. और रिलैक्सेशन टाइम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम होने में चाहिए उसकी 1 ओवर ई टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू है. फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल वैल्यू है कैपिटल ई, तो अगर हम कैपिटल ई को 1 ओवर ई टाइम्स, वो जितनी डिके हो जाएगी उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. एंड इक्वेशन 1.23 वी कैन राइट एज Q इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा K ओवर M अंडर रूट. ठीक है, बिकॉज ओमेगा आपके पास किस चीज के इक्वल होता है, K ओवर M अंडर रूट, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K ओवर M अंडर रूट. सो इक्वेशन 1.23 कैन बिकम एज, ओमेगा की जगह पे हम पुट करेंगे K ओवर M अंडर रूट, and tau will be equal to 1 over gamma, and tau is the relaxation time, and it is defined as the time taken for total mechanical energy. जितनी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसका कंज्यूम होना उसकी 1 ओवर ई टाइम्स वैल्यू के, जैसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. and it is what is the significance of quality factor if the oscillator is weakly damped. अगर oscillator जो है वो slowly damped हो रहा है, मतलब उसमें जो लॉस है एनर्जी का वो कम है, then the energy loss per period is relatively small. अगर slowly damped हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो slowly लॉस हो रही है, सिंपल कॉमन सेंस की बात. सो इस कंडीशन में जो क्वालिटी फैक्टर है is much larger than unity. Quality factor should be considered as the number of oscillations that the oscillator typically completes before its amplitude decay to a negligible value. ठीक है, अगर क्वालिटी फैक्टर जो है वो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काफी ज्यादा हम कंसीडर कर लेते हैं, देन द ऑसिलेटर जो है वो टिपिकली कंप्लीट्स बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिकेज टू अ नेग्लिजिबल वैल्यू.
अच्छा बच्चों, हम सिग्निफिकेंस को दोबारा रिपीट करते हैं। ऐसे आप इसको शॉर्ट सा मतलब इसका ना कंसेप्ट अपने माइंड में बता लें कि अगर जो डैम्पिंग है वो वीकली है, मतलब स्लोली डैम्प हो रहा है ऑसिलेटर, तो उसमें एनर्जी लॉस क्या है, वो पर टाइम पीरियड कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी। अगर डैम्पिंग लार्जर है तो एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड क्या है, वो ज्यादा होगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, लेस देन यूनिटी। सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। फोर्स्ड ऑसिलेशन, the oscillation occur that under the action of an external periodic force are called forced oscillation। मतलब ऐसी oscillation जिनके ऊपर कोई भी external force exist कर रही हो। ठीक है, such oscillations are named as forced oscillation। During forced oscillation the system oscillates with the frequency of an external periodic force। ठीक है, जो during forced oscillation this system oscillates with the frequency of external periodic force। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की है उस फ्रीक्वेंसी के साथ ही सिस्टम क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बिकॉज उस पर फोर्स वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी अभी हम डिस्कस करें, आप इसको माइंड में बिठाएं। फोर्स ऑसिलेशन में सिंपली क्या होता है बच्चे, द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स applied on a oscillating system and the oscillating system oscillates with the same frequency of the external periodic force। Such type of oscillations are called forced oscillations। Okay, and resonance basically is the type of forced oscillation, but when the frequency of the external applied force is matches with the natural frequency of the oscillator, then such type of force oscillations are named as resonance। मतलब रेजोनेंस आपके पास एक फोर्स्ड ऑसिलेशन की टाइप है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैच हो जाती है विद द फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो सच कंडीशन इज नेम्ड एज रेजोनेंस। तो अब एक बात माइंड में बिठा लो बच्चे, एवरी रेजोनेंस इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब जो भी रेजोनेंस है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन की टाइप है, but it is not mandatory that every forced oscillation is the resonance। बट ये जरूरी नहीं है कि हर फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है वो रेजोनेंस कहलाए। ठीक है, रेजोनेंस कहलाए। ठीक है, consider a system under forced oscillation in which the frequency of the applied force is varied during the course of tuning। If the frequency of the applied periodic force matches with the natural frequency of the oscillating of the system, then the amplitude of the oscillation will be maximum and maximum transfer of energy occurs from the driving system to the oscillating system। This condition is called resonance। बिकॉज जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच आउट हो जाएगी तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी और ऑसिलेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दोनों मैच कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी। At resonance, the system will keep the same phase as applied periodic force। And here are some examples of the resonance. In sonometer, when the natural frequency of the stretch string is equal to the frequency of the tuning fork, the amplitude of oscillation is maximum। Helmholtz resonator, resonance in LCR circuit, the absorption of energy by electrons in atom, resonance air columns। ठीक है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, पहले हम शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को देखते हैं बच्चों, फिर हम इन 5 एग्जांपल में से जस्ट जो हमारे कोर्स में एग्जांपल है वो है हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। और बच्चों बात सुनो, ठीक है,
During the tuning of oscillating system, the rate at which the amplitude varies near resonance depends on damping. Smaller the damping, sharper will be the resonance. ठीक है, अगर damping smaller होगी, resonance क्या होगी, ज्यादा होगी. Larger the damping, resonance will be flatter. So we can define as sharpness of the resonance is the rate of change of amplitude with respect to the small change in frequency of the applied external periodic force at resonance. मतलब आपके पास ओमेगा क्या थी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड क्या है, ए है. अगर चेंज इन एम्पलीट्यूड डेल्टा ए is the change in amplitude divided by the change in frequency of the applied external force. The ratio of both these quantities is named as sharpness of the resonance. Okay. Helmholtz resonator. Helmholtz resonator is named after a German physicist, Hermann von Helmholtz. ठीक है, हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज के नाम पे हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर का मतलब नाम रखा गया. एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेजोनेटर विद वेरी डिफरेंट एक्वेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसकी काफी साउंड एप्लीकेशन है, इसकी एक्वेस्टिक साउंड एप्लीकेशन को डील करने के लिए टर्म यूज होती है. ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक हॉलो स्फीयर होता है. ठीक है, और इसके एक एंड पे या एक पॉइंट पे एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया का नेक जो है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, it is important type of resonator with different acoustic characteristics. It is made of a hollow sphere with a short and small diameter neck. The Helmholtz resonator have a single isolated resonant frequency and no other resonance below about 10 times that frequency. मतलब Helmholtz resonator का बच्चे सिंगल आइसोलेटेड रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होती है, और इस सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बिलो हुई होती है 10 टाइम्स दैट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो नो अदर रेजोनेंस मतलब जो 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी के बिलो वैल्यूज आएंगी वो हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर में आइसोलेट नहीं करेंगी, वो हम इससे ट्रीट नहीं कर सकते. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से. ठीक है, और टोटल जो डायमीटर है हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर का, जो टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या है, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द नेक है. ठीक है, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नेक. ठीक है, सो the isolated resonance of Helmholtz resonator made is useful for the study of musical tunes in mid 19th century, before electronic analyzers have been invented. When a resonator is held near the source of a sound, ठीक है, अगर आप रेजोनेटर को किसी भी सोर्स ऑफ द साउंड के नजदीक प्लेस करते हैं, the air in the Helmholtz resonator will begin to resonate. If the tune being analyzed has a spectral component as the frequency of resonator, ठीक है, अगर the spectral equal to nu over 2 pi a over lv under root. nu क्या है, जो आपके पास nu आपके पास है बच्चों स्पेक्ट्रल कंपोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है. ए एरिया ऑफ द नेक आपके पास हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर का, एल लेंथ ऑफ द नेक ऑफ हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर, और वी क्या है आपके पास बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर. ओके, तो ये आप लोगों का मतलब आज का लेक्चर